नमस्कार मित्रों, संस्कृत एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपके लिए है हिंदी का मॉडल पेपर तीसरा। आज का अपना ये तृतीय वीडियो है हिंदी का, जिसमें आपको मिलेंगे 15 प्रश्न तो मिलेंगे आपको हिंदी के व्याकरण के, प्लस 15 प्रश्न आपको मिलेंगे शिक्षण विधियों के। ठीक है, कुल मिलाकर के 30 प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। और ये जो वीडियो है वो बिल्कुल रीड के नए सिलेबस के आधार पर बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। अपना प्रश्न है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में विभक्त कर शिक्षण कराया जाता है? ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत इकाई को सूक्ष्म खंडों में, छोटे छोटे खंडों में बांट करके शिक्षण करवाया जाता है? आपके समक्ष 4 विकल्प हैं, ध्यान से पढ़ें और सही जवाब देने का प्रयास करें। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, विश्लेषण विधि। अगला प्रश्न है, आगमन विधि में मुख्यतः किस सिद्धांत की ओर चलते हैं? जो अपनी आगमन विधि होती है उसमें किस सिद्धांत की ओर चला जाता है? 4 विकल्प हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है, निगमन विधि है, निगमन विधि किस प्रकार की विधि है? 4 विकल्प हैं, मनोवैज्ञानिक विधि, अमनोवैज्ञानिक विधि या कुछ कह नहीं सकते। विकल्प नंबर 4 उक्त में से कोई नहीं। तो जो निगमन विधि है वो है अमनोवैज्ञानिक विधि और आगमन विधि है मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का गुण है। समस्या समाधान विधि का क्या गुण है बताइए? 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है जीवन संबंधी समस्याओं को हल करना, दूसरा है सोचने की आदत विकसित करना, तीसरा है अपने विचारों को मुक्त रूप से व्यक्त करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, जीवन संबंधी समस्याओं को हल करना। यह समस्या समाधान विधि का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। अगला प्रश्न है, बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है। बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान देने की विधि कौन सी है बताइए? 4 विकल्प हैं, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, वातावरण पर आधारित ज्ञान ये दिया जाता है अवलोकन विधि में, तो अपना जवाब होगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है, पाठ संसर्ग उपागम के संबंध में सत्य कथन है। पाठ संसर्ग उपागम के संबंध में सत्य कथन कौन सा है वो बताना है आपको। विकल्पों को ध्यान से पढ़िए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, फिर सही जवाब देने का प्रयास करें और सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, उक्त दोनों। देखिए, पाठ संसर्ग उपागम के संबंध में सही कथन क्या है? तो सही कथन हो जाएंगे इसके, छात्र भौतिक तत्वों के प्रयोग व व्यवहार का ज्ञान सिद्धांतों और नियमों के परे प्रत्यक्ष उदाहरण प्राप्त करते हैं। दूसरा है, इसमें पाठ के शिक्षण के दौरान ही छात्र को भाषिक तत्वों के ज्ञान व प्रयोग की क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त होती है। तो अपना विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के 2 रूप कौन से हैं? अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के 2 रूप बताने हैं आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, ग्रहित और सृजनात्मकता। नेक्स्ट प्रश्न है, वाचन के समय अर्थ को न समझने का कारण क्या है? पढ़ते समय हम अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है? 4 विकल्प हैं, अनुभव तथा अभ्यास का अभाव, दृष्टि दोष, दोषपूर्ण प्रशिक्षण या फिर कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1,
अनुभव तथा अभ्यास का अभाव। जब अनुभव और अभ्यास का अभाव होता है तभी हम वाचन के समय अर्थ को समझ पाने में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। अगला प्रश्न अपना आता है, तत्कालीन परिवर्तन जिसका ज्ञान समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं के द्वारा होता है या वो हो सकते हैं। प्रश्न एक बार पुनः देखिए, तत्कालीन परिवर्तन जिसका ज्ञान समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं के द्वारा होता है, हो सकते हैं। 4 विकल्प है आपके समक्ष। औद्योगिकरण से संबंधित, नगरीकरण से संबंधित, सामाजिकरण से संबंधित या फिर उक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, उक्त सभी। अगला प्रश्न आता है, रेडियो ने शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है और जैसे जैसे हमारे साधन बढ़ते जाएंगे वैसे ही हम प्रत्येक स्तर पर शिक्षक के लिए इस सहायक सामग्री को उपलब्ध बना देंगे। यह किसने कहा था? प्रश्न को एक बार पुनः देख ले। ये प्रश्न आपके समक्ष है। रेडियो ने शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है और जैसे जैसे हमारे साधन बढ़ते जाएंगे वैसे ही हम प्रत्येक स्तर पर शिक्षक के लिए इस सहायक सामग्री को उपलब्ध बना देंगे। यह जो कथन है वो किसने कहा था, बताइए। 4 विकल्प आपके समक्ष। तो देखिए साथियों, ये जो कथन है ये इनमें से किसी का भी नहीं है, तो विकल्प नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, उक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, जिस मूल्यांकन पर मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता है, मूल्यांकन की क्योंकि वस्तुनिष्ठता में एक ही उत्तर होने से कोई भी शिक्षक चेक करेगा तो स्कोर समान आएगा, विशेषता है। प्रश्न एक बार पुनः देखिए, जिस मूल्यांकन पर मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये विशेषता किसकी है? किस मूल्यांकन की ये विशेषता, ये बताना आपको। जिस पर मूल्यांकनकर्ता का बिल्कुल भी प्रभाव, उनके विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता है। 4 विकल्प हैं, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर व्यावहारिकता। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न आता है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है। जो उपलब्धि प्रश्न होता है उसमें समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होता है? निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना या फिर उक्त सभी। बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, उक्त सभी। अगला प्रश्न अपना आता है, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं या फिर कुछ कह नहीं सकते। क्या कर सकते हैं उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा छात्रों की जो कमजोरियां होती है उसका निदान करके उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। और इसके अलावा एक होता है निदानात्मक शिक्षण, उसमें केवल बच्चों की जो कमजोरियां होती है उनका पता लगाते हैं। निदानात्मक में तो बच्चों की कमजोरियां पता लगाते हैं, और जो उपचारात्मक होता है उसमें बच्चों की जो कमजोरियां होती है उसको दूर किया जाता है, उसका निदान किया जाता है। अपना अगला प्रश्न आता है, प्रश्न इस प्रकार से है, शरणार्थी डेरा डाले हुए हैं, ये विदेशी यहाँ तस्करी और नशीले पदार्थ का धंधा करते हैं। भारत सरकार की नीतियाँ वास्तव में उदार है, किंतु उदार का मतलब विदेशियों के हित में संलग्न रहना तो नहीं है। शायद ये गद्यांश था तो थोड़ा कट गया है, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं। हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न है, यहाँ से आप देख सकते हैं,
भूमि एक पद है, किस प्रकार का है, या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भूमि जो पद है वो है स्त्रीलिंग, विकल्प नंबर 2। अपना अगला प्रश्न है, समस्या शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। समस्या शब्द है, इसका बताना है आपको बहुवचन रूप। तो क्या होगा इसका बहुवचन। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 3, 1 और 2। समस्या का समस्याएं भी बनता है बहुवचन में और समस्याओं भी बनता है। अगला प्रश्न आता है, जंगलों के कटने से प्रदूषण सुरसा की तरह मुंह फैला रहा है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद का अर्थ बताइए। यहाँ पे एक पद है सुरसा, इस सुरसा का पद का अर्थ बताना है आपको, क्या अर्थ निकलता है सुरसा का। 4 विकल्प हैं, नाग माता, देवी, देवांगना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, नाग माता। सुरसा कहा जाता है नाग माता को। अगला प्रश्न है, नीतियां शब्द का एकवचन रूप है। नीतियां शब्द जो है इसका बताना है आपको एकवचन। 4 विकल्प हैं। यह है वर्तनी संबंधी अशुद्धि का प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, नीति। अगला प्रश्न आता है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण हैं। यह कथन है, यह कथन किस काल का है, वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्य काल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण है, अनेक कारण है, तो यह कथन है वर्तमान काल का, विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न अपने आता है, मैंने अनुराग को समझाया पर वह नहीं माना। पर वह नहीं माना, बताइए किस प्रकार का वाक्य है, रचना के आधार पर। क्या मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, साधारण वाक्य है, या फिर असाधारण वाक्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, यह है संयुक्त वाक्य। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, मैं खाना खाना चाहती थी पर खाना नहीं बना। मैं खाना खाना चाहती थी पर खाना नहीं बना था, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, ये एक संयुक्त वाक्य है। अपना अगला प्रश्न है, 1.5 चावल की खिचड़ी। 1.5 चावल की खिचड़ी, इसका क्या अर्थ निकलता है। भिन्न विचार रखना, तुच्छ कार्य करना, कठिन कार्य करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो 1.5 चावल की खिचड़ी, इसका मतलब होता है भिन्न विचार रखना। अपना सही जवाब है विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न आता है, दूधारू गाय की लात भी भली। दूधारू गाय की लात भी भली, इस लोकोक्ति का क्या मतलब निकलता है, क्या अर्थ होता है इसका। 4 विकल्प आपके समक्ष, ध्यान से पढ़िए, कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, जिससे फायदा हो उसकी झिड़गी भी सुननी पड़ती है। विकल्प नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, नदी नाव संयोग, क्या मतलब है इसका। चमत्कार करना, दुर्लभ मिलन, नदी और नाव का परंपरागत साथ, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो नदी नाव संयोग, इसका मतलब निकलता है दुर्लभ मिलन। नदी और नाव का मिलन दुर्लभ होता है। अगला प्रश्न अपने आता है, शिक्षण विधियों से, खेल विधि के साम्य अन्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। खेल विधि के साम्य अन्वेषण जो सिद्धांत है उसके जनक या प्रवर्तक कौन है, साम्य अन्वेषण के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए क्या होगा। पियाजे, पारखस्ट, मॉन्टेस्क्यू, या फिर वुंट। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, पियाजे। अगला अपना प्रश्न आता है, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में प्रयुक्त नहीं होता है, बताइए साथियों।
ऐसा कौन सा वाचन है जो केवल गद्य में तो प्रयुक्त होता है लेकिन पद्य में प्रयुक्त नहीं होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो है विकल्प नंबर 1, मौन वाचन। मौन वाचन हम केवल गद्य में ही कर सकते हैं, उसको पद्य में उसका यूज नहीं करते, क्योंकि पद्य को हमको सच स्वर वाचन के माध्यम से पढ़ना पड़ता है। अगला अपना प्रश्न आता है, बच्चे भी घटना को याद रखते हुए साथ साथ मज़े से दोहराते हैं। रेखांकित पद में कौन सा समास है? यहाँ पे रेखांकित पद है साथ साथ, तो इस साथ साथ पद में कौन सा समास है ये बताना है आपको। 4 विकल्प आपके समक्ष, ध्यान से पढ़िए, विचार कीजिए, मनन कीजिए और प्रश्न का सही जवाब देने का प्रयास करें। तो देखिए, साथ साथ का सही जवाब हो जाएगा अव्ययभाव समास। साथ साथ इसमें समास होगा अव्ययभाव समास। अगला प्रश्न अपने आता है, मनोभाव शब्द में कौन सी संधि है? मनोभाव शब्द में संधि बतानी है आपको, दीर्घ, गुण, व्यंजन या फिर विसर्ग। मन है, धन, भाव, तो ये अपने हो जाएगी विसर्ग संधि। विसर्ग का यहाँ पे ओ बना है। विकल्प नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा है बताइए। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2, सदी। अगला प्रश्न है, कहानी शब्द का तत्सम रूप होगा। कहानी शब्द का तत्सम रूप बताना है आपको, कौन सा होगा? कथा, बात, कथ्य या फिर वात। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब है विकल्प नंबर 1, कथा। कहानी को तत्सम रूप है कथा। साथियों, ये थे आज के अपने 30 प्रश्न, जिनमें 15 तो थे शिक्षण विधियों से और 15 थे हिंदी के ग्रामर के प्रश्न। नेक्स्ट बार अगली क्लास में वीडियो नंबर 4 आएगा, जो कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, और उसमें कुछ नए प्रश्न में भी मैं आपके लिए समाहित करूँगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप पहली बार विजिट किया है, मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल आइकन का, उसको आप प्रेस करके रखें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।